हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इंडिया। जी हाँ, हिंदुस्तान। यूएसए के 40th प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने 1980s में ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि 21वीं सेंचुरी अगर किसी देश की होगी तो वो होगी इंडिया की। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में और अगले 10 साल में इंडिया ग्लोबली अपने आप को कहां देखता है। दुनिया की 18% पॉपुलेशन, जी हाँ दोस्तों, 140 करोड़ लोगों का घर है ये देश। बॉलीवुड की लैंड भी कहलाया जाता है और जहां पर कि क्रिकेट एक दूसरे धर्म की तरह माना जाता है। उसके अलावा हमने दुनिया को योग दिया जो कि लगभग 5000 साल पुराना है। फिर भी दोस्तों हमने दुनिया को इतना कुछ दिया, फिर भी हमें ऊंचाई तक पहुंचने में काफी समय लग गया। लेकिन अब जो फास्ट ट्रैक ग्रोथ हमारे देश की चल रही है, उस फास्ट ट्रैक ग्रोथ के अकॉर्डिंगली आज हम उस स्पीड से बढ़ रहे हैं कि हम नेक्स्ट 10 इयर्स में दुनिया की टॉप 3 नेशंस में से एक होंगे। जी हाँ दोस्तों, और जो ये चेंज हमारे देश में आ रहा है दोस्तों, इसको सारी दुनिया बड़ी ही गंभीरता से देख रही है। मई 2023 को दोस्तों मूडीज ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। मूडी जो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड रेटिंग एजेंसी है, उसने रिपोर्ट में कहा है अपने कि इंडियन इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स के मार्क को क्रॉस कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स के मार्क को क्रॉस करते ही इंडियन इकोनॉमी दुनिया की 5वीं दोस्तों सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। इससे पहले यूके थी और यूके को हमने इसी साल क्रॉस करके टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है। उसके अलावा दोस्तों एक और नवंबर 2022 की एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी इंटरनेशनल रिसर्च फर्म मॉर्गन स्टैनली के द्वारा, जिसमें कि उन्होंने एक टाइटल पेपर जिसका नाम ही यही था, इंडियाज इम्पेंडिंग इकोनॉमिक बूम। इस रिसर्च पेपर के अंदर मॉर्गन स्टैनली ने यह बताया कि सन 2027 तक इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगी, जापान और जर्मनी को पछाड़कर। और 2030 तक इंडियन जो स्टॉक मार्केट है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट होगी। इसके अलावा रिसर्च पेपर में दोस्तों ये भी बताया गया कि इंडियन इकोनॉमी आज 3.5 ट्रिलियन डॉलर से दुगनी होकर 7.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी 2027 तक। और हमारी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ दोस्तों जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, वो 11% एनुअलाइज्ड ग्रोथ के साथ 10 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप को भी क्रॉस कर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आने वाले सालों में हम यूएसए की स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए काफी आगे बढ़ जाएंगे। जहां पर कि दोस्तों एक तरफ दुनिया की सारी इकोनॉमीज में रिसेशन चल रहा है। जर्मनी में रिसेशन आ चुका है, यूके में रिसेशन आ चुका है, यूएसए में रिसेशन बिल्कुल उसके दरवाजे पर खड़ा है। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहां रिसेशन बहुत टॉप के ऊपर है। लेकिन दोस्तों इसके बीच में अगर एक चमकता सितारा है तो वो है इंडिया। इंडिया की जो एनुअलाइज्ड ग्रोथ है वो 7% के हिसाब से लगातार बढ़ रही है और जहां पर कि हमारी इन्फ्लेशन भी बहुत हद तक बिल्कुल कंट्रोल के अंदर है। आज के टाइम में आरबीआई ने कहा है कि 4 से 6% के अंदर हमारी इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है, जबकि ये रेट जो यूके है, यूके की इकोनॉमी में जहां 1 से 1.5% होता था, वहां आज के टाइम में वही इन्फ्लेशन का रेट 11% है दोस्तों। और आने वाले कुछ सालों में दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट इस जीडीपी के रेट को बढ़ाकर 8 से 9% तक लेके जाना चाहती है, जिसका मतलब है कि हमारी जो स्पीड है ग्रोथ की वो फास्ट ट्रैक नहीं, सुपर फास्ट ट्रैक मोड पर आ जाएगी। इसलिए दोस्तों दुनिया की जितनी भी इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े, उन सब की नजर कहाँ है? सिर्फ इंडिया के ऊपर। आज के टाइम में आप देखिए जो फॉरेन फ्लोज, फॉरेन फंड्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहे हैं, उन सब का ध्यान एक ही तरफ है कि कहीं से भी पैसा निकालो और इंडिया में इन्वेस्ट करो। क्योंकि आज के टाइम में अगर किसी को पैसा बनाना है तो वो एक ही जगह पूरी दुनिया में बचती है, वो है इंडियन मार्केट। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 3 रीजंस के बारे में, जिन 3 रीजंस की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट या इंडियन नेशन या इंडिया की जीडीपी इतनी फास्ट ग्रोथ रेट के ऊपर चल रही है। तो दोस्तों तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों वो जो 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से इंडियन ग्रोथ स्टोरी इतनी पॉपुलर हो रही है पूरी दुनिया में, वो 3 रीजन है दोस्तों। उसमें सबसे पहला जो रीजन आता है ग्लोबल ऑफशोरिंग, सेकंड आता है दोस्तों फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा दोस्तों आता है डिजिटल ट्रांजिशन। दोस्तों ग्लोबल ऑफशोरिंग क्या होता है? ग्लोबल ऑफशोरिंग होता है दुनिया
अपनी जगह से, अपने देश से, अपने घर से पैसा निकालकर दूसरी जगह पे लगाती है। तो अगर हम 10 से 15 साल पहले की बात करें दोस्तों, इंडिया को बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, जहां पर कि हम लोगों की महारत थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में। और चाइना को कहा जाता था मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, कि अगर आपको कोई भी सामान बनाना है तो वो आपको सस्ते रेट में और बढ़िया क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में चाइना में अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ पिछले सालों में चेंज हुआ है, जहां पर कि आपने गवर्नमेंट की स्कीम सुनी होगी, PLI स्कीम, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसमें सरकार ने क्या किया, जितनी भी दुनिया की कंपनीज थी उनको कहा कि आप इंडिया में आइए, यहाँ अपना बेस सेटअप करिए और इस बेस सेटअप करने पर हम आपको कुछ इंसेंटिव देंगे जो आपके प्रोडक्शन लिंक्ड होगा। तो उससे दोस्तों क्या हुआ, दुनिया के जितना भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उन सब ने धीरे धीरे करके इंडिया में आके अपना बेस बनाना शुरू कर दिया। पहले हम सुनते थे कि एप्पल चाइना में फोन बना रहा है, लेकिन आज के टाइम में क्या है दोस्तों, फॉक्सकॉन ने इंडिया में अपनी कंपनी सेटअप कर ली है, उनका मैन्युफैक्चरिंग बेस है, जहां पर वो सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहां से पूरी दुनिया को आईफोन्स, जो कि हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। उसके अलावा दोस्तों पिछले 10 साल में जो ट्रांजिशन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, रोड्स में, रेलवेज में, एयरपोर्ट्स में, शिप्स में, पोर्ट्स में, वो अनप्रेसिडेंटेड है दोस्तों। जो पहले कहीं के अगर हमें जाना होता था, जहां हमें 10 घंटा लग जाता था सफर में, आज अच्छे रोड्स होने की वजह से वही हमारा सफर हो रहा है सिर्फ 5 घंटे का। सरकार बुलेट ट्रेन के ऊपर काम कर रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस कर रही है, जहां पर कि 160 से 180 घंटे की स्पीड से ट्रेन चल रही है, जो कि हमारे लिए कभी सपना था इस देश के अंदर। लेकिन दोस्तों ये हकीकत में बदला है। पहले लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्ट्स होते थे, एक्सपोर्ट के लिए ट्रकों को कई कई दिन खड़ा रहना पड़ता था पोर्ट के ऊपर सामान भेजने के लिए या लेकर आने के लिए। आज दोस्तों इतने सारे पोर्ट्स बनाए गए हैं इंडिया के अंदर कि आज जो पहले वेटिंग टाइम 48 आवर्स से घटकर सिर्फ 5 से 6 घंटे का हो गया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि सामान जितनी जल्दी बन रहा है उतनी जल्दी वो देश से बाहर भी जा रहा है, और जितनी जल्दी वो बाहर पहुंचेगा दोस्तों उतनी जल्दी हमारे देश में पैसा वापस भी आएगा। इसके अलावा दोस्तों आप दुनिया की कोई से बड़ी कंपनी उठा के देख लीजिए, चाहे वो गूगल के CEO सुंदर पिचाई हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला हो, ये सब कौन लोग हैं जो इंडिया में पड़े बड़े और जाके उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को आज के टाइम में रन कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ कमी यहाँ पर किस चीज की थी, रिसोर्सेज की, जो कि अब वापस धीरे धीरे लोगों का पैसा वापस इंडिया में आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बेसिस बन रहे हैं। दोस्तों आपको पता है क्या, हमारे देश में हर साल 15 लाख इंजीनियर पास आउट होता है, लेकिन ज्यादातर इंजीनियर्स की क्या डिमांड रहती है कि हमें अच्छे सैलरी पैकेज के लिए फॉरेन कंट्रीज में जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आज वही पैसा, वही चीज, जैसे जैसे लोगों का पैसा इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा कर रहे हैं, जो सैलरीज स्टूडेंट्स को फॉरेन कंट्रीज में जाके मिलती थी वही सैलरी पैकेज आज इंडिया में मिल रहा है। और दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, जहां पर कि मैन्युफैक्चरिंग का आज के टाइम में कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर 15% का है। एक रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंगली दोस्तों 2031 तक इसे कहा गया है कि 21% हमारा मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी के अंदर। तो दोस्तों अगर 6% हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना सारा पैसा देश के अंदर आ रहा है, जो लग रहा है, जो कि छोटे वर्ग से लेके बड़े वर्ग तक, हर आदमी तक वो पैसा आगे आके डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर वो पैसा हम लोगों की जेब में आएगा दोस्तों, हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और अगर कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी दोस्तों, तो देश आगे जरूर बढ़ेगा। दूसरा रीजन है दोस्तों फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले जमाने में क्या होता था, जो बैंकिंग सिस्टम है, लोन्स का है, सेविंग्स का है, अकाउंट्स का है, वो सिर्फ किन लोगों के पास अवेलेबल था, शहरी लोगों को। बैंकिंग सिस्टम सिर्फ एक अमीर आदमी के लिए बनाया, कहा जाता था कि सिर्फ एक अमीर आदमी है वो बैंकिंग सिस्टम को यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन दोस्तों जब से सरकार ने आधार सिस्टम इंप्लीमेंट किया इंडिया में, उसने गांव गांव की शक्ल बदल दी। आज के टाइम में जो ऑनलाइन सिस्टम आया, फाइबर नेटवर्क सारे मोबाइल्स का हर गांव के अंदर अवेलेबल है, उससे क्या हुआ, आपके फोन में आपका बैंक है आज के टाइम में। और अगर आपके पास आपका बैंकिंग सिस्टम आपके टिप्स के ऊपर है, तो उससे सबसे बड़ा फर्क कहां पड़ता है, बैंकिंग सिस्टम को, इकोनॉमी को, क्योंकि वो पैसा बैंक के अंदर जा रहा है और बैंक के थ्रू आ रहा है। बैंक के पास ज्यादा कैपेसिटी आ रही है लोन्स को देने की। तो दोस्तों जब वो कैपेसिटी लोन्स को देने की बढ़ रही है, तो लोग उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस पैसे का इस्तेमाल करके नए बिजनेस सेट कर रहे हैं। नए बिजनेस सेट करने से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है और इकोनॉमी में जीडीपी की प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। जैसे कि दोस्तों हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहां पर भी आज के टाइम में नौकरियों की कमी नहीं है।
बहुत से लोग हैं जिनको अपने हिसाब से वहां पर अपने शहर में रह के, अपने गांव में रह के ही काम मिल रहा है। और दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा जो रीजन है वो आता है एनर्जी ट्रांजिशन का। आज के टाइम में दुनिया सबसे बड़ी बात जो चल रही है दोस्तों, वो चल रही है ग्लोबल वार्मिंग की। दोस्तों आज के से पहले क्या हो रहा था, या अभी भी हम बात करें तो ज्यादातर जो एनर्जी की प्रोडक्शन है, बिजली की प्रोडक्शन है, वो किससे हो रही है? कोयले से। कोयले से इतना धुआं निकलता है, ठीक है, ढंग से, बल्कि कई बार तो बिजली भी नहीं आती है। लेकिन इंडिया ने एक चेंज किया है सिस्टम, जहां पर कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादा अपनी डिपेंडेंस बढ़ा रहे हैं। जहां पर कि 2070 तक तो सरकार ने ये कहा है कि इंडिया 0 कार्बन एमिटर बनेगा, कि जी हाँ, कि जितना हम कार्बन एमिट करेंगे उससे ज्यादा हम कंज्यूम कर लेंगे। तो जहां पर कि सोसाइटी के अंदर कार्बन खर्च करने की बात है तो वहां पर हम उसे रोक लेंगे। दुनिया धीरे धीरे दोस्तों फॉसिल फ्यूल टेक्नोलॉजी से रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जा रही है। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या हुआ? कोयले से हम लोग ट्रांजिट कर रहे हैं सोलर एनर्जी में, वाटर एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी में। और दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा इस चीज को लीड कर रहा है देश, आप जानते हैं वो कौन सा देश है? जी हाँ दोस्तों, वो है इंडिया। आज के टाइम में इंडिया जितनी एग्रेसिवली इस सिस्टम को बदल रहा है, इस सिस्टम को लीड कर रहा है, और इसी वजह से दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, वो पैसा लगा रही है, क्योंकि इंडिया फोकस ही वहां पर कर रहा है जहां पर कि दुनिया अभी कोशिश कर रही है कि हम उस साइड पे ट्रांसिट कर सके। तो दोस्तों ये 3 मेन रीजन थे जिसको हमने आज डिस्कस किया, इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि कुछ इस तरह के और टॉपिक्स आपके दिमाग में हैं जिसके ऊपर हम वीडियोस बना सकते हैं तो प्लीज दोस्तों उसको कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें।